Hello viewers, welcome to Linguistics Info and today's topic is new criticism. न्यू क्रिटिसिज़म में हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ कुछ इसके बुनियादी कंसेप्ट्स जो हैं उनको भी देखेंगे। न्यू क्रिटिसिज़म जो है वो जितने भी लिटरेरी हिस्ट्री स्कूल्स थे यूएस नॉर्थ के, ये उनके रिएक्शन के तौर पर इमर्ज हुई थी। ये जो स्कूल थे ये मुतासिर थे जर्मन स्कॉलरशिप जो है उससे। जर्मन स्कॉलरशिप का जो एनालिसिस करने का तरीका था वो कुछ मुख्तलिफ़ निकात जो है उन पर मुश्तमिल था। मसलन ये कि वो क्या करते थे, उनका फ़ोकस होता था द हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ़ इंडिविजुअल वर्ड्स, कि उन्होंने हर एक लफ्ज़ जो है उसके मीनिंग्स को समझना होता था और ये देखना होता था कि उसकी तारीख़ क्या है, एटिमोलॉजिकली वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार से होते हुए वो क्या मीनिंग देती है। दूसरा फोकस किस बात पे था, द रिलेशन टू फॉरेन एंड एंशियंट लैंग्वेजेस कंपैरेटिव सोर्सेस, यानी कि वो तकाबली जायज़ा लेते थे कि लैंग्वेज जो है इसका कदीमी जो ज़बान है उसके साथ या फिर अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई और ज़बान जो है उसके साथ इसका क्या रिलेशन होता है। यूँ वो आपस में मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं उनको रिलेट करके उनके मीनिंग्स जो हैं वो अख़ज़ करने की कोशिश करते थे। तीसरे पॉइंट पे वो क्या करते थे कि जो बायोग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑथर्स हैं ये उसको भी इंक्लूड करते थे किसी भी लिटरेचर जो है उसकी स्टडी में और उसका एनालिसिस करने में। ये फैक्टर्स जो हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स न्यू क्रिटिसिज़म में निगेट किए जाते हैं। न्यू क्रिटिसिज़म इनको निगलेक्ट कर देती है और यही वजह है कि न्यू क्रिटिसिज़म जो है वो रिएक्शन थी उन सारे लिटरेरी और स्कूल्स का जो कि इस जर्मन जो स्कॉलरशिप है या जो मेथड ऑफ एनालिसिस है उसको लेके चलते थे। अब ये जो अप्रोचेज़ हैं ये क्या करती हैं, ये जो पोएम है या कोई भी जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसके असल मीनिंग से डिट्रैक्ट कर देती हैं और इससे होता क्या है कि जो एस्थेटिक क्वालिटीज़ हैं उस पोएम की या उस टेक्स्ट की वो मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट हो जाती हैं और आपका सारे का सारा ध्यान जो है वो इन्हीं फैक्टर्स की तरफ आ जाता है कि अल्फाज के मीनिंग क्या हैं, अल्फाज किस लैंग्वेज से हैं, इसका ताल्लुक़ जो है वो ऑथर की बायोग्राफ़ी के साथ किस तरह है या किस तरह मुख्तलिफ़ सर्कमस्टेंसेस जिनसे ऑथर गुज़रा है उनको सामने रखते हुए वो कौन से मीनिंग्स देने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप एनालिसिस में शामिल कर लेते हैं तो इससे जो असल मुद्दा होता है उस पोएम का या किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग का उसकी जो एस्थेटिक क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि आप उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा होती हैं जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली उस टेक्स्ट के साथ नहीं होता। ऑन द अदर हैंड द लिटरेरी एप्रिसिएशन स्कूल ये भी उसी तरह है कि जिस तरह जो ओल्ड लिटरेरी स्कूल्स थे यूएस नॉर्थ के ये भी उन्हीं की तरह है। ये क्या करते हैं कि ये भी किसी राइटिंग जो है या किसी भी टेक्स्ट जो है उसकी ख़ूबसूरती को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं उसके इमोशनल, उसके साइकोलॉजिकल या उसके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। यानी ये भी उस अप्रोच को नहीं लेके चलते जिस अप्रोच को न्यू क्रिटिसिज़म वाले जो हैं वो फेवर करते हैं, ये भी उसके बरक्स चलते हैं। यही वजह है कि न्यू क्रिटिसिज़म के मानने वाले इस अप्रोच को भी कंडेम करते हैं, इसको भी वो रद्द करते हैं। उनका ये कहना है कि ये एक वर्जन है रोमांटिसिज़म का, कि जिस तरह रोमांटिसिज़म में किसी भी एक पोएम जो है उसमें एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती थी या एक इमोशनल आउटलुक जो है वो प्रेजेंट किया जाता था, तो उससे भी जो असल आपका ध्यान जाना चाहिए उस टेक्स्ट की तरफ, उस मतन की तरफ जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो उस तरफ जाता ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो उनको पिंच करती है, वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो इसके अगेंस्ट एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर आना चाहते हैं जिसमें इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाए। New critics believed the structure and meaning of the text were intimately connected and should not be analyzed separately, कि आपके पास जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक टेक्स्ट है, जैसे एक पोएम है, तो उस पोएम का टेक्स्ट और उसके मीनिंग ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर हम उसके टेक्स्ट में तब्दीली कर देते हैं,
हम उसकी फॉर्म जो है उसको बदल देते हैं तो बड़ी हद तक उसके जो मीनिंग है वो भी बदल दिए जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती। अगर आपने किसी पोएम के टेक्स्ट और इसके मीनिंग को स्टडी करना है तो इकट्ठा करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उसकी लैंग्वेज जो है उसको अलग से स्टडी करें और उसके मीनिंग्स जो है उसको अलग से स्टडी करें। अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म ये पॉसिबल ही नहीं है। In order to bring the focus of literary studies back to analysis of the text, ये उनका असल फोकस है, असल मुद्दा है उनका इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप किसी लिटरेरी टेक्स्ट जो है या लिटरेरी स्टडीज़ जो है उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। दे एम्ड टू एक्सक्लूड, वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को निकाल दिया जाए उस एनालिसिस के दौरान। किसको? रीडर्स रिस्पॉन्स, कि रीडर क्या समझता है, उसकी क्या अटेंशन है, उसके क्या इमोशन है, उसकी क्या नफ्सियात कहती है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑथर्स अटेंशन बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी ये नहीं देखना कि इसमें ऑथर जो है वो क्या कहना चाहता था, उसका क्या जहन था, उसके हालात ने उसके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस किया, ऐसा कुछ भी नहीं। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आएंगे कि ये किस हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में लिखी गई, उस वक़्त क्या होता था, जो भी उस वक़्त कॉन्टेक्स्ट था, जो भी सूरत हाल थी, सियासी थी, माशरती थी, मजहबी थी, जो भी थी, जो कुछ भी था वो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। एंड मोरलिस्टिक बायस, और किसी किस्म की कोई अखलाकियात, कोई तासुबाना चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए फ्राम देयर एनालिसिस। जब आप एनालिसिस कर रहे हो किसी भी लिटरेरी स्टडीज़ का और उसके टेक्स्ट को एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो आप एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर सकते। और न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो चाहते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है उनका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाना चाहिए, किसी किस्म का कोई इमोशनल, सब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल उसके अंदर टच नहीं हो। These goals were articulated in Ransom's Criticism Inc. एंड एलन टेट्स मिस एमिली एंड द बायोग्राफर्स। ये जो उन्होंने अपने क्रिटिक्स लिखे थे इसमें इन गोल्स को वो बड़ा वाज़े तौर पर क्लियरली बयान करते हैं कि किसी भी एक लिटरेरी टेक्स्ट जो है उसका एनालिसिस करते हुए आपको कौन कौन से मकासद जहन में रखने चाहिए। इन हिज सेमिनल 1937 ऐसे क्रिटिसिज्म इंक, ये इसका नाम है इसके ऐसे का, रैंसम लेड आउट हीज़ आइडियल फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रैंसम ही वो पहला जो है वो शख्स है जिसने न्यू क्रिटिसिज्म का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया था। उसने अपना एक ऐसे लिखा था और उसका नाम ही न्यू क्रिटिसिज्म रखा था। तो ये वहीं से ड्राइव है, यानी ये वो पहला शख्स है जिसने इस इस्तिलाह जो है उसका इस्तेमाल किया था। तो वो ये कहता है कि हिज आइडियल फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टेटिंग दैट क्रिटिसिज्म मस्ट बिकम मोर साइंटिफिक। जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई सब्जेक्टिव अप्रोच किसी एक फ़र्द की पसंद या नापसंद जो है वो सामने नहीं होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पर वो हक़ाइक़ जो किसी एक टेक्स्ट में हैं और वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं सिर्फ वही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होना चाहिए। और प्रिसाइज़ एंड सिस्टमेटिक, जामिया होनी चाहिए और मुनज़्ज़म अंदाज में होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई उसके अंदर रुमेज नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई उखाड़ पछाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पता चले कि जी ये एक अमेलगमेशन हो गई है, ये एक हौच पौच बन गया है, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए जब आप एक एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। टू दिस एंड, इस के अख्ताम पर, इस मुद्दे को जो है वो ख़त्म करने के अख्ताम पर वो कहता है दैट पर्सनल रिस्पॉन्सेस टू लिटरेचर, historical scholarship, linguistic scholarship, and what he termed moral studies should not influence literary criticism. किसी भी अदब जो है उसके एनालिसिस के वक्त ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर उससे एक्सक्लूड कर देनी चाहिए, ये उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो करना पॉसिबल नहीं होगा। In 1946
William K. Wimsatt and Monroe Birdsley published a classical and controversial new critical essay entitled The Intentional Fallacy। ये एक ऐसे जो है वो इन्होंने लिखा था और इसमें वो क्लियर करते हैं कि क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते वक्त। In which they argued strongly against the relevance of the author's intention or intended meaning in the analysis of a literary work। जो भी मुसन्निफ़ है उसकी अपनी क्या सोच थी, उसने क्या सोच के लिखा, ये चीज़ें इसमें शामिल आपने नहीं करनी। सिर्फ़ एक काम करना है और वो क्या है कि टेक्स्ट को देखें कि वो क्या कहता है, उसमें जो लिखे गए लफ्ज़ हैं वो क्या मीनिंग देते हैं और जिस फॉर्म से उनको लिखा गया है उससे क्या मीनिंग अखज़ होते हैं। फॉर विमसेट एंड बेड्सले द वर्ड्स ऑन द पेज वर ऑल डैट मैटर्ड। सारा कुछ यही है। Importation of meanings from outside the text was considered irrelevant। कोई भी मतलब जो आप बाहर से कॉन्टेक्स्ट से रीडर की इंटेंशन से राइटर की इंटेंशन से लेंगे वो इरेलीवेंट है एंड पोटेंशली डिस्ट्रैक्टिंग। और क्या करेगा कि जो असल जो मुद्दा होगा टेक्स्ट का, जो असल मकसद, जो असल थीम होगा, जो मतन कह रहा होगा, आप उससे हट जाएंगे और वो चीज़ नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे जो कि असल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसने कही है, बल्कि उसमें आपकी अपनी एक सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी। इन अदर ऐसे द इफ़ेक्टिव फैलेसी, ये उसके अगेंस्ट है, विच सर्व्ड एज ए काइंड ऑफ सिस्टर ऐसे टू द इंटेंशनल फैलेसी। यानी इंटेंशनल फैलेसी के अगेंस्ट उन्होंने द इफ़ेक्टिव फैलेसी एक और ऐसे लिखा। उसमें उन्होंने क्या कहा, विमसेट एंड बेड्सले आल्सो डिसकाउंटेड द रीडर्स पर्सनल और इमोशनल रिएक्शन, कि जिस तरह राइटर जो है उसकी कोई इंटेंशन अहमियत नहीं रखती, ना रखनी चाहिए, इसी तरह रीडर क्या समझता है ज़ाती तौर पर, जज्बाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, हर लिहाज से वो अपने जो भी मीनिंग निकालता है उसकी भी कोई अहमियत नहीं है टू अ लिटरेरी वर्क एज ए वैलिड मीन्स ऑफ एनालाइजिंग ए टेक्स्ट। और अगर आप वाकई ही एक ऐसा एनालिसिस करना चाहते हैं जो हर लिहाज से म्यारी हो और वो उस टेक्स्ट के बारे में हो, तो उसमें ना तो रीडर की इंटेंशन आनी चाहिए, ना ही राइटर की इंटेंशन आनी चाहिए, ना ही इसके अलावा कोई और सोर्स जो आउटसाइड द टेक्स्ट है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यू क्रिटिक्स परफॉर्म ए क्लोज रीडिंग, ये इसका बुनियादी जो कंसेप्ट है उसमें से है, ये बुनियादी जो इसका प्रोसेस होता है ना उसमें से एक है कि ये क्लोज रीडिंग करते हैं, कंसंट्रेटिंग ऑन द रिलेशनशिप विद इन द टेक्स्ट डैट गिव इट इज़ ओन डिस्टिंक्ट करैक्टर और फॉर्म। और वो क्या चीज़ है, वो है कि इसके जो मीनिंग्स हैं और इसका जो टेक्स्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। न्यू क्रिटिक्स एम्फसाइजेस दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ए वर्क शुड नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम मीनिंग। और न्यू क्रिटिक्स ये समझते हैं कि जब आप किसी एक टेक्स्ट के मीनिंग्स अखज़ करने के लिए जो है वो प्रोसेस करते हैं तो आप उसको उसके स्ट्रक्चर से अलग नहीं कर सकते। उसका स्ट्रक्चर ही असल में वो एलिमेंट है जो उसमें मीनिंग को जनरेट कर रहा होता है। सो व्यूइंग द टू एज कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कॉजी ऑर्गेनिक यूनिटी, आप ये समझें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वही मिल के एक मुकम्मल यूनिटी, एक इकाई बना रही होती हैं उसको। अगर आप उनको अलग कर देंगे तो उसकी यूनिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगी। स्पेशल अटेंशन इज़ पेड टू रिपीटेशन particularly of images, symbols, but also sound effects and rhythms in poetry। क्योंकि स्ट्रक्चर भी देखना है, टेक्स्ट को ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर और मीनिंग भी देखने हैं, तो आप इन चीज़ों को तो फिर निगेट नहीं कर सकते कि उसमें डेफिनेटली रिपीटेशन भी होगी, उसमें जो साउंड इफ़ेक्ट है वो भी क्रिएट जो है वो होंगे और होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने ही मीनिंग जो है वो जनरेट करने होते हैं। सो न्यू क्रिटिक्स स्पेशली अप्रिशिएट द यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस सच एज आयरनी
to achieve a balance or reconciliation between dissimilar even conflicting element in a text। जिस तरह की भी चीज़ें हैं, अगर टेक्स्ट में एक दूसरे के बरखिलाफ़ चीज़ें हैं तो डेफ़िनेटली वो भी एक स्ट्रक्चर या फॉर्म बना रही हैं जिससे मीनिंग्स जो हैं वो अखज़ हो रहे हैं और उनको समझा जाना चाहिए या इसी से समझे जाते हैं। तो ये असल चीज़ें हैं जिनके ऊपर न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो अपनी तवज्जो जो है वो फोकस करते हैं, अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं इनको, ताकि आप एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो कर सकें। सो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस जो है उसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं। वो ये कहते हैं कि टेक्स्ट को बहुत ही इख्तियात के साथ क्राफ्ट किया जाता है, और क्राफ्ट भी कैसे किया जाता है, ऑर्डरली ऑब्जेक्ट कंटेनिंग फॉर्मल ऑब्जर्वेबल पैटर्न। ज़ाहिर है जब आप उसको लिखते हैं, किसी भी एक टेक्स्ट को लिखा जाता है तो नज़र आ रहा होता है कि पेज के ऊपर ये लिखा गया है, उसका एक ऑब्जर्वेबल पैटर्न होता है। न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आप जब भी इस तरह किसी भी टेक्स्ट जो है या लिटरेरी वर्क जो है उसके एनालिसिस की तरफ जाएं तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू लिटरेचर जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। और वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि वो सारे फैक्टर्स जिससे आप उस टेक्स्ट जो है उससे डिट्रैक हो जाएं उनको आप एक्सक्लूड कर दें, वो सामने ही ना हो आपके एनालिसिस के वक्त। न्यू क्रिटिक्स आर मोर लाइकली दैन सर्टन अदर क्रिटिक्स डू believe and say that the meaning of a text cannot be known objectively कि न्यू क्रिटिक्स ये समझते हैं, वो जानते हैं बाकी बहुत सारे क्रिटिक्स की तरह, और उनका यकीन है कि किसी भी एक टेक्स्ट जो है उसके मीनिंग्स को आप तब समझ सकते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो टेक्स्ट के मीनिंग्स को, यानी वो टेक्स्ट जो कि प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास है, आप उसके मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते। सो टू द न्यू क्रिटिक्स पोइट्री वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिस्कोर्स, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग एंड थॉट एंड कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी अदर वे ऑफ लैंग्वेज। ज़ाहिर है जिस तरह से पोइटिक डिक्शन या पोइटिक लैंग्वेज जो है वो आपको अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर मुहैया करती है, कोई और जॉनर नहीं कर सकती। It differed qualitatively from the language of science or philosophy. अंडरस्टूड है उन शोबों के की अपनी जो नौइयत है वो मुख्तलिफ होती है, तो उनकी जो क्वालिटी है वो पोइटिक डिक्शन से अलग होगी, बट इट कन्वेड इक्वली वैलिड मीनिंग्स। लेकिन इसके बावजूद पोइट्री जो है वो मीनिंग्स को बिल्कुल उन्हीं सतहों पे लाके जो है वो कन्वे कर सकती है जिस तरह के बाकी जॉनर के जो हमारे पास टेक्स्ट हैं वो कर सकते हैं। Such critics set out to define and formalize the qualities of poetic thought and language। तो वो ये समझते हैं कि असल चीज़ क्या होती है कि आप इस तरह से टेक्स्ट को या थॉट को इस तरह से फॉर्मुलाइज करते हैं कि उसके अंदर एक पोइटिक डिक्शन या पोइटिक क्वालिटी जो है वो आ जाती है, यूटिलाइजिंग द टेक्निक ऑफ क्लोज रीडिंग। और जब आप उसको क्लोज रीडिंग का इस्तेमाल करते हुए स्टडी करते हैं विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कोनोटेटिव एंड एसोसिएटिव वैल्यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं कि मौजूदा टेक्स्ट में लफ्ज़ जो है वो किस मानी एतबार से इस्तेमाल हुआ है, कोनोटेटिवली भी और एसोसिएटिवली भी, इन दोनों जो मतलब हैं यानी इनके जो मीनिंग्स हैं उनको जहन में रखते हुए, ऑन द मल्टीपल फंक्शंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। और फिर इस चीज़ को भी जहन में रखते हुए कि अगर ये फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो इसके तो कई मतलब हो सकते हैं, इस वक्त यहाँ टेक्स्ट में ये क्या मतलब दे रहा है, सिंबल है, मेटाफर है, इमेज है, या इसके अलावा और जो भी चीज़ होती है, तो वो आपको एट अ टाइम सिर्फ वही फॉर्म वही टेक्स्ट जो है वो इसके मीनिंग जनरेट करके दे सकता है, ना कि इसके अलावा कोई और चीज़ करके दे सकती है। यानी कि पोइटिक लैंग्वेज जो है वही आपको असल वो एक्सप्रेशन दे रही होती है जो कि आप अपनी थॉट के ज़रिए, जिसको पोइटिक थॉट कह लें, आप एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं। Poetic form and content could not be separated, since the experience of reading the particular words of a poem, including its unresolved tension, is the poem's meaning। क्योंकि असल तो मतलब जो होता है किसी लफ्ज़ का वो उसकी फॉर्म में ही होता है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है।
यूँ समझ लें कि अगर एक पोइटिक डिक्शन जो है उसको आप रीफ्रेज कर देते हैं या उसको आप रीवर्ड कर देते हैं तो आपको वो मतलब नहीं मिलेगा जो कि उसका मतलब उस फॉर्म में यानी पोइटिक फॉर्म में था वो आपको मिलता। तो आप रीफ्रेज करके या फॉर्म जो है उसको चेंज करके आप मतलब नहीं ले सकते। इसलिए जो भी टेक्स्ट जिस तरह का भी है उसका मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उसकी फॉर्म को बदल देंगे तो आप उसके मतलब को भी बदल देंगे। एज ए रिज़ल्ट any rewording of a poem's language alter its content, a view articulated in the phrase the hearsay of paraphrase। ये जो रीवर्डिंग का या रीफ्रेजिंग जो है उसके बारे में जो ब्रूक्स है वो द वेल रॉट अर्न जो है उसमें इस फ्रेज़ को कॉइन करता है द हियर से ऑफ पैराफ्रेज। जो भी बात की है कि अगर आप रीवर्ड कर देते हैं या रीफ्रेज कर देते हैं किसी भी पोइटिक डिक्शन जो है उसको, तो उससे क्या होगा, उससे उसके मीनिंग भी बदल जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ द हियर से ऑफ पैराफ्रेज होल्ड्स दैट द फुल मीनिंग ऑफ ए पोएम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। आप चेंज नहीं कर सकते, फुल मीनिंग कभी भी नहीं कर सकते। जो मीनिंग आपको पोइटिक फॉर्म दे रही है वो आपको प्रोजिक फॉर्म नहीं दे सकती। सच एज prose or propositional sentence statements, because the meaning of the poem is partly contained in the form of the poem itself। ये असल चीज़ है कि जो मीनिंग हमें अगर किसी एक पोएम के टेक्स्ट में नज़र आ रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो पोइटिक फॉर्म है उसकी वजह से नज़र आ रहे हैं। अगर हम उसकी पोइटिक फॉर्म चेंज करके उस यानी पोइटिक डिक्शन को हम प्रोजिक डिक्शन में लेके आ जाते हैं तो हम कभी भी वो मीनिंग नहीं दे पाएंगे जो कि पोइटिक डिक्शन का था। तो असल जो मीनिंग थे वो पोइटिक डिक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इसी सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे के साथ स्टडी करते हैं तो आप जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसके मीनिंग को बेहतर तरीके के साथ अखज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो आप उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो करने से कासर हैं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। होप सो आपको समझ आई होगी। लिंग्विस्टिक्स इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे, और मज़ीद वीडियो जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगी और वो बहुत जल्द जो है वो मैं अपलोड करूँगा।